हेलो। यस सर। हाँ, अभी जो कि कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में जो पूछ रहा था बाद में पूछना बेटा, अभी ये क्लास में मत पूछना, वैसे ही टाइम कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे पहुँचेंगे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर मैंने फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया, 0 से बढ़ाना स्टार्ट किया, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए या फिर बोलें तो इलोंगेट करते गए, तो फोर्स की वैल्यू आती जा रही है जिसकी वजह से स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, एलोंगेट यहाँ तक किए हम लोग, उसके बाद अगर लोड को हटा दें, उसका जो खींचना है एलोंगेशन है वो बंद कर दें, तो ये वापस आ जाएगा, इसका शेप और साइज फिर से रीगेन हो जाएगा। तो यहाँ तक इलास्टिक लिमिट ही मिलेगा, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट मिलेगा और यहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। लेकिन याद रहे कि हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पहले आता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट से पहले आता है। इलास्टिक लिमिट के टाइम पे स्ट्रेस स्ट्रेन करो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा जगह है, बहुत ही छोटा सा टाइम है, बहुत ही छोटा सा एलोंगेशन है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दिया गया है और एक ही पॉइंट है। द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज आल्सो द सेम एज इलास्टिक लिमिट, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज कम्स आउट टू बी सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू कैपिटल ई। ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट पे ही अप्लाई हो रहा है यंग्स हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ क्या बताता है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी दोनों एक साथ आ रही हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग फोर्स इंक्रीज करते हैं, फोर्स इंक्रीज करो या बोलें कि एलोंगेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, कर्व बनने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, नॉन लीनियर है। सर हाँ सर, वो आपने जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया था सर, आपने कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट वो कर्व्ड पाथ में इंक्रीज होता है। मैंने भी फिर बाद में ये कहा था कि हाँ वो कर्व्ड पाथ में इंक्रीज, हाँ विद इन इलास्टिक लिमिट। रबर का बोला था बेटा, रबर तुम दिखाए थे शायद। हाँ सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो। रबर का दिखाए थे ना नहीं शायद। सर, एप्लीकेशन में जनरलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एप्लीकेशन के अंदर जब मैंने कहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के अंदर जो नहीं इलास्टिक देख लिमिट लूंगा के मैं, ऐसा नहीं बोला होगा ठीक है मैंने, सर। मैं देख लूंगा तुम्हारी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है। विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हुक्स लॉ अप्लाई, मतलब इलास्टिक मटेरियल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर विस्को इलास्टिक ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। शायद मैंने उस दिन तुमको नॉन लीनियर के बारे में बोला था। रबर, रबर होता है नॉन लीनियर, ये भी इलास्टिक होता है प्योर, लेकिन नॉन लीनियर होता है, इसका कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, ये वापस आ जाता है, ठीक बट है सर। इसका लीनियर नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। ठीक है, ए और बी के ठीक बीच है में सर। क्या हो रहा है? नॉन लीनियर है, बट मटेरियल अभी भी इलास्टिक है, मटेरियल अभी भी इलास्टिक है बी पॉइंट से पहले। मतलब कि अगर मैंने एलोंगेशन इतना कर दिया और फोर्स हटाया, ये फिर से वापस आ जाएगा और उसी शेप में आ जाएगा पॉइंट बी तक। इस पॉइंट को बोला जाता है यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग मतलब एक तरह से फेलियर हो गया, यील्डिंग, यील्डिंग पॉइंट, यील्ड पॉइंट। लेकिन ये बी पॉइंट है, और ये यील्डिंग जो जनरेट होती है माइल्ड स्टील के केस में, ये नीचे भी जाती है। ये माइल्ड स्टील का कैरेक्टरिस्टिक है कि नीचे जाएगा, ये कर्व ऐसे नीचे जाएगा। एक यही एक डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील है जिसमें कार्बन बहुत ही कम होता है, जिसमें ये नीचे वाला भी पॉइंट मिलता है, और इसको भी बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो ये नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। तो यील्डिंग कहां से कहां तक हो रही है? बी से लेके सी तक। बी से सी में यील्डिंग हो रही है। यील्डिंग का मतलब है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब अब जो डिफॉर्मेशन होगा, मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिख रहा है सी से पहले या बी और सी के बीच में, यहाँ पे मैं आया, लेंथ इतनी बढ़ गई होगी, यहाँ तक पहुंच गया होगा स्पेसिमेन, इसकी लेंथ इतनी तक बढ़ गई होगी। ठीक है, अब मैं बोलूं कि फोर्स हटा लो, अब क्या होगा?
इनिशियल लेंथ में नहीं आएगा पूरा वापस। कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, कितना आएगा? ये जो बी स्ट्रेट से लाइन है, सी के बीच की डिस्टेंस छोड़ के बाकी रीगेन हो जाएगी। नहीं ऐसे, ये देखो कैसे आएगा। एक तो मटेरियल के अंदर दोनों चीज हो गया है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हुआ है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हुआ है। प्लास्टिक भी होगा। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो वापस आएगा रिकवरी होगी, और एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है जो रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेंथ में कुछ प्लास्टिक भी है और कुछ इलास्टिसिटी भी है, तो कुछ वापस आएगा और कुछ बचा रह जाएगा, वापस नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो कैसे वो निकालते हैं हम लोग, ये इसका सिंपल सा मेथड है कि ये जो लाइन है यंग्स मॉडल, ये स्ट्रेट लाइन हुक्स लॉ वाली, इसके पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये यहाँ पे कट करेगा, कहीं कट करेगा ना, हो जाएगा फिर। और हाँ। यहाँ पे इसको जीरो दिखा हो देंगे। ये जो डिफॉर्मेशन है ये कौन सा है, प्लास्टिक इलास्टिक प्लास्टिक। 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 तो ये जो स्ट्रेन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन पी और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन ई। ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो रिकवर हो चुका है, और ये है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो परमानेंट रह जाएगा, ये लेंथ इसकी हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। ठीक है, आगे भी वही होगा, आगे भी वही होगा। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट बी है और सी है। बी पॉइंट कौन सा है, अपर यील्ड पॉइंट, जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट, अपर, एंड दिस इज लोअर। ठीक है, अपर एक पॉइंट है और ये लोअर है। अब यहाँ से भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन यहाँ से एक तरह से मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। अभी मैंने कल बोला था स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, मटेरियल हार्ड होता जाएगा, इसकी वजह से उसमें स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एलोंगेशन हो रहा है और उसमें स्ट्रेस ज्यादा आने लग रहा है, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ गई ना उसकी, तो स्ट्रेस अचानक से बढ़ने लगेगा। स्ट्रेंथ तो हो रहा है इतना सा, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने लग रही है, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा कर रहा है मटेरियल, फ्रैक्चर से रेसिस्टेंस कर रहा है। लेकिन कुछ वैल्यू के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट, सब मैक्सिमम, सबसे हाई, अल्टीमेट। इसको बोल देते हैं, जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्ट्रेस की, उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, अभी उसको उसी मैक्सिमम वैल्यू को अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। और यहाँ पे यील्ड पॉइंट है, यील्ड स्ट्रेस आएगा, तो इसको बोलते हैं सिग्मा वाई एस यील्ड स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेंथ, और इसमें सिग्मा यूटी अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सॉरी सिग्मा यूएस। और यहाँ पे एक लोअर होगा और एक अपर होगा, वो सिर्फ माइल्ड स्टील के केस में आएगा अपर और लोअर, बाकी सारे मटेरियल में सिर्फ एक ही होगा यील्ड स्ट्रेंथ। माइल्ड स्टील के केस में कौन से कितने आएंगे यील्ड स्ट्रेंथ, 2 आएंगे, अपर और लोअर, अपर एंड लोअर। उसके बाद जब कुछ फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है फोर्स की वैल्यू, और स्ट्रेस अब वो मटेरियल सह नहीं पाता है, उसके बाद इस जोन को बोलते हैं, इस जोन को नेकिंग। नेकिंग, नेक का मतलब क्या होता है, गला। गला कैसा है, ये बॉडी है किसी का और ये सर है, ये नेकिंग है, नेक है। ये क्या होगा, यहाँ पे पतला होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। स्ट्रेस आ ही नहीं रहा, कुछ भी स्ट्रेस, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अपने आप स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस अपने आप कम भी हो रहा है, रेसिस्टेंस उल्टा हो रहा है, थोड़ा भी रेसिस्टेंस और भी सपोर्ट कर रहा है फेलियर के लिए। समझ रहे हो, स्ट्रेस कम होना मतलब सपोर्ट करना फेलियर का, और फाइनली जाके यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। आप कभी प्लास्टिक को, जो पेन की रिफिल होती है उसको स्ट्रेच करो, कभी उसको स्ट्रेच करोगे, कुछ फोर्स ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेच नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसको हीट कर लो, उसके बाद स्ट्रेच करना स्टार्ट करो। देखो थोड़ी देर बाद जब स्ट्रेच इतना ज्यादा हो जाएगा, उस समय देखोगे अपने आप फ्लो होने लगता है, उसका मटेरियल फेलियर हो गया अल्टीमेट पॉइंट के बाद, वो अपने आप रेसिस्ट नहीं करेगा और सपोर्ट करेगा फेलियर को, और यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ मिटा रहा हूँ और कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये हटा रहा हूँ मैं। So this is OA is a proportionality limit and A is a elastic limit also and proportionality limit also. This elastic limit is also a proportionality limit. ठीक है, दोनों पास में है, लेकिन पहले कौन आएगा, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट।
अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट एंड लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट या रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, बट मटेरियल जो डक्टाइल मटेरियल है इसका फेलियर कहाँ हो गया है? इसका फेलियर कहाँ हुआ है? यहाँ तो ब्रेकिंग पॉइंट रप्चर लिखा है, फेलियर कहाँ हुआ, किस पॉइंट पे, जल्दी बताइए। ई पे। ए बी सी डी ई, बी पे। बी बी पे सर। बी। बी फेलियर था ना सर आपने। क्या समझी नहीं फ्रैक्चर थोड़ी ना रहा। था। आवाज आ रही किसी की मैं कल बोला था कि फ्रैक्चर इज आल्सो अ फेलियर, बट फेलियर इज नॉट ऑलवेज अ फ्रैक्चर। यस सर। तो इस मटेरियल का फेलियर कहाँ हो रहा है? पॉइंट बी पे, वहां जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट बी इज अ फेलियर पॉइंट। और सी होगा या बी होगा? बी होगा सर। बी होगा, बी होगा या सी होगा? मैग्नीट्यूड के टर्म में बताएं तो देखिए, अगर मैं इसको जब मटेरियल को बोला जाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कौन सी फेलियर होने से बचाने के लिए, तो स्ट्रेंथ कौन सा बोलेंगे, बी या सी? बी बोलेंगे मैं सर। बोलूं एक मटेरियल है वो 50 न्यूटन के फोर्स पे भी टूट जाता है और 30 न्यूटन के फोर्स पे भी टूट जाता है। अज्यूम कीजिए थोड़ा सा, किसी कंडीशन में 50 पे भी टूट जाता है, कभी किसी कंडीशन में 30 पे भी टूट जाता है। तो समझ रहे हो, ऐसा मटेरियल है, कभी फोर्स इधर से भी लगता है, कभी इधर से लगता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। इधर से हमेशा 50 लग रहा है, इधर 30 लग रहा है, 30 पे भी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी 50 पे हो जाता है। स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 30 है स्ट्रेंथ इसकी। So the C point will be taken for a strength of the material such as mild steel. ठीक है, तो लोअर पॉइंट तो बी की होने नहीं के बाद ही आएगा ना सर। हाँ, ये बात सही कह रहे हो कि बाद में आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये पॉइंट मतलब ये कभी कभी ना आए और सीधे लोअर पॉइंट पे ही डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाए, लोअर स्ट्रेस की वैल्यू पे ही डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो ये पॉइंट पहले आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे या यस एग्जैक्टली, जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उस केस में अगर अपर यील्ड पॉइंट नहीं आया, मैंने उतना एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हो सकता है ये सडनली डिफॉर्मेशन हो गया ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये आया ही नहीं ऊपर से, तो फ्रैक्चर इस पॉइंट पे भी हो सकता है ना। तो फॉर सेफ कंडीशन कि हम लोग एकदम मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हमें पता है कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से मटेरियल खराब हो जाता है, इसके लिए हम लोग मटेरियल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जितना कैलकुलेशन के बाद आता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, लोअर वाला। तो लोअर एंड पॉइंट को स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल माना जाता है, किसका, माइल्ड स्टील का। तो डक्टाइल मटेरियल के कौन सा पॉइंट देखेंगे, अल्टीमेट या यील्ड? अल्टीमेट सर। अल्टीमेट देखेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। हाँ सर। फेलियर तो पहले हो जा रहा है ना बेटा। हाँ तो सर डक्टाइल तो वही है ना सर कि वायर के फॉर्म में स्ट्रेच हो सके। डक्टाइल ये हमेशा फेलियर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ वायर बनाना है, फेलियर कह रहा हूँ। क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा या नहीं? हेलो, यस सर। अच्छा, आप लोग लंच के बाद कौन सी क्लास है? थर्मोडायनामिक्स की क्लास है। सर आज प्रेजेंटेशन है अभी सर, लंच बाद तो प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए एक पॉइंट बस देख लीजिए, मैंने तो काफी ज्यादा नोट बना के लाया था मैं तो। चलो देखते हैं, आज शाम को हो सकता है मैं क्लास में, कोई दिक्कत? सर नहीं सर शाम को सर 7 बजे से 8 बजे मत लेना सर, हमारी एक क्लास होती है। अच्छा चलिए देखते हैं, पता करना है। 2 बजे ले लो। 2 बजे नहीं फ्री सर, नहीं हाँ सर, सर तो एक दिन मत जाना कॉलेज की। मैं कल भी इसी कारण नहीं गई थी कोई बात सर, नहीं, मैं कल भी इसीलिए नहीं गई थी। अभी क्लास अटेंड कर लो, ठीक है, 2 बजे अवेलेबल हैं सारे? यस सर। यस सर। यस सर। कई लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, यस नो कुछ भी नहीं।
यहाँ से एक पॉइंट आता है इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस कैसे निकलेगा? इस कर्व से द स्लोप ऑफ द कर्व फ्रॉम पॉइंट O to A विल गिव यू इलास्टिक मॉडुलस। आपको बताया था E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको डेल्टा सिग्मा भी बोल सकते हैं अपॉन डेल्टा एप्सिलॉन, हो सकता है ना। एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट ये ले लूँ मैं। यहाँ पे स्ट्रेस सपोज सिग्मा 2 है, यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा 1 है। यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा? एप्सिलॉन 1, और यहाँ पे स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट विल गिव यू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो अगर दो कर्व में बना देता हूँ और एक का स्लोप छोटा है, एक का स्लोप ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है। यस इसका स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास हम 2 बजे से लेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे 2 बजे से। एक बार अटेंडेंस दे Yes, दीजिए, थैंक यू सर। एक बार और अटेंडेंस दे दीजिए। अनुभव वैष्णव, अनुभव, आर यू अवेलेबल? यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं? हेलो, नेटवर्क खराब हो गया ना? ये मैं तो एक्सक्यूज सुनूंगा नहीं, नेटवर्क खराब हो गया। सुमित, yes sir. यंग्स मॉडुलस कैसे चेक करेंगे हम लोग कि किसका ज्यादा है किसका कम है? बोलो। Yes sir, बताओ सर। PL upon A। ये कैसे यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं? PL अपॉन A से। यंग्स मॉडुलस किसको बोलते हैं भाई? फार्मूला बताना कौन है यंग्स मॉडुलस? PL अपॉन A में यंग्स मॉडुलस कौन है? सब बेड़ा गर्क कर देते हो तुम लोग सीधे। हेलो, Yes sir. तुम तो यस सर ज्यादा करते हो, लेकिन अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे। हाँ, सब बता रहा हूँ। मॉडुलस कैसे बताओगे ज्यादा किसका है? एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? ये 1 है, ये 2 है। हेलो सुमित। Yes sir. कहाँ हो? हमारा फेस नहीं सर दिख रहा। घर पे हूँ। सर घर पे हूँ। फेस नहीं दिख रहा अभी तुम्हारा। सर नेटवर्क इशू हो रहा था सर, इसलिए। अच्छा, नेटवर्क हो गया इसमें। तो यस सर किस लिए कहते हो फिर? तो तुम इतना आसान चीज नहीं बता रहे हो, यस सर क्यों करते हो? और दूसरे की क्लास में भी सुनता हूँ मैं तुम्हारा यस सर, बहुत ज्यादा यस सर है। अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो हमें। यस सर कहने का मतलब क्या था अभी जो बताया मैंने? इलास्टिक मॉडुलस इज द स्लोप ऑफ कर्व फ्रॉम O to A। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्लोप होता है कर्व का, वो यंग्स मॉडुलस होता है। अभी फिर से यस सर बोल रहे हैं, बताना जरा अभी किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? सर 1 का ज्यादा है क्यों? सर, इसमें स्लोप ज्यादा हो रहा है। स्लोप ज्यादा है। अच्छा, अब ये बताना इसमें जरा, एक ये बनाया हूं मैं और एक ये बनाया हूं, इन दोनों कर्व में किसका है? इसमें सर 2 का ज्यादा है स्लोप। नहीं सर। और भयंकर है तुम्हारा गड़बड़ है तुम्हारा मैथ। और यस करते जाते हो यार, तुम तो खतरनाक बेवकूफ बना रहे हो तुम तो। मुझे नहीं बना रहे हो, अपने आप को बना रहे हो।
आज मैं पूछ लिया, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था, मैं यस यस करते थे। विनोद, 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 यस सर। किसका किसका स्लोप ज्यादा है? सर 1 का। 1 का स्लोप ज्यादा है। यंग्स मॉडल्स किसका ज्यादा होगा? 1 का। बहुत अच्छे। अभी ये बताओ एक और क्वेश्चन, कृष्णा बताओ। एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, किसमें स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा स्टोर हुई है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट फर्स्ट वॉल्यूम। में जो बनाया था, फर्स्ट में जो ऊपर आपने बनाया था वो। क्यों? अच्छा, इसमें से जो एरिया निकलेगा वो पर यूनिट वॉल्यूम होगा या विदाउट वॉल्यूम होगा? पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी होगा। एनर्जी जो आएगी वो पर सिर्फ यूनिट एनर्जी होगी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी? वो तो जो अपन निकालेंगे ना सर, दोनों निकाल सकते हैं। अरे यार, अभी तो बताया मैंने, स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट, जब फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया एरिया से डिवाइड करके, सर पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम हो चेंज जाएगा ना कर सर। दिया, तो ये पर सर यूनिट राहुल सर वॉल्यूम। का मैसेज आया क्लास ज्वाइन करने का, जा यू सकते कैन हैं? जॉइन नाउ, यू कैन जॉइन, थैंक यू सर। साइन आउट।